रेलवे इंजीनियरिंग के जो चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब उन चारों चैप्टर्स के लिए जो उनकी वर्कबुक है, उनका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, मैं आपको पहले पूरा कंप्लीट जो जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो उसका कंप्लीट मैं एक बार आंसर की दे देता हूँ, और उसके जस्ट बाद में जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगेगा या फिर जिस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा उसके अंदर, राइट। ये चैप्टर वन का जो आंसर की है वो कुछ इस तरह से। अब इसमें एक एक करके जो इनके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उनका आंसर्स जो है उसके लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर जो दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ बैलास्ट फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे इज। इसका आंसर 22 से 25 सेंटीमीटर जो है वो दोनों ही इसमें एक्सेप्टेड है, लेकिन आप लोग इसके आंसर को यहाँ पर इसमें रखिएगा 25 सेंटीमीटर। अप्रोप्रिएट डेप्थ को हम लोग इसमें हायर एंड पे ही लेने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर फोर, स्टील ट्रफ शेप जिसको डिस्कस किया गया था, ये वो है। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। रेल्स 10 में ए रेल्स, स्लीपर्स, बैलास्ट एंड फिश प्लेट्स, जो इनके पर्पस जो डिस्कस हुए थे ये वही हैं इसके अंदर। ठीक है। 11 में भी आपको डाउट नहीं होगा। 12th में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर वेयर बाय इट्स स्टेबिलिटी फॉर यूज इन असेस्ट, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जब ये एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली है। तो टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इज गिवन एज अ 640 मीटर। ठीक है। और इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड। स्लीपर डेंसिटी इज मेंशन एज अ n+5। ठीक है। तो इसमें ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो एडवाइस दिया था वही इसमें गाइड करेगा कि आप यहाँ पे रखिए 12.8 इंटू 12.8 प्लस 5। ये आंसर जो इसको अगर सॉल्व करते हो तो आंसर मिलता है 890। ठीक है। तो इसके जो नज़दीक वाला आंसर है, दैट 900, ठीक है, वो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जो भी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें उसके नियरर आंसर जो मिल रहा है, दैट आंसर विल बी एक्सेप्टेड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 15, ये भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 भी डायरेक्टली स्टेटमेंट है, ब्रीथिंग लेंथ ऑफ LWR इज द एंड पोर्शन ऑफ which gets affected by temperature variation. Question number 17 के अंदर length of the railway track is given as a 1024 और 1.024 किलोमीटर दिया हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 मीटर। और टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायरमेंट प्लस n+6, राइट। ये आंसर जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो तो मिलता है 1504। ठीक है। तो नियरर जो आंसर है, दैट आंसर इज 1520। दैट आंसर विल बी एक्सेप्टेड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द
wave action of creep of rails, the pitch and depth of wave depends on, ठीक है, section of rails, track modulus, stiffness of track, stability of foundation, weight of the train। ठीक है, क्रीप ऑफ रेल्स जो है वो इस तरह का फिनोमेना है जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए हम लोगों को ये जरूरत होगा कि कौन से ऐसे फोर्सेस होंगे, ये क्या वो रीजन होगा जिसके बेसिस पे हम लोग उसको अवॉइड कर सके। ठीक है, सेक्शन ऑफ रेल्स नो डाउट ये भी कुछ हद तक इसमें एक्सेप्ट हो सकता है सेक्शन ऑफ रेल्स के अंदर, लेकिन सेक्शन ऑफ रेल्स के अंदर हम लोग इस बात को पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं कि हम लोग जो सेक्शंस रख रहे हैं वो फ्लैट फुटेड रेल्स है, ना कि हमारे पास में बुल हेडेड होगा, ना ही डबल हेडेड रेल सेक्शन है। तो इस चीज को इसमें ग्रांटेड लिया गया है कि हम लोग पहले से ही इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए कि पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए ही लिखा गया है। और अगर फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए जब चेक करोगे तो ये पहला ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद में रह गया ट्रैक मॉडुलस, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक बेसिकली, स्टिफनेस ऑफ ट्रैक ये भी सेम वही जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। ये तीनों का जो अगर हम लोग समझें तो वो सिर्फ इतना सा रह जाएगा कि तीनों में हम लोग रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रेलवे ट्रैक को ही हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वेट ऑफ द ट्रेन, वेट ऑफ द ट्रेन के ऊपर वो डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो सी इसमें मिलता हुआ गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये CST 9 के लिए जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली वैलिड हुआ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th में ये शॉवल्स, क्रोबार्स, रेल टंग्स, क्लोबार्स, ये बेसिकली जो हमारे पास में एक लिस्ट है जिसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जब चेक करते हैं तो उन इक्विपमेंट्स का जो पर्पस है वो जो दिया गया है ये वहां से उसमें आपको मिलता है कि उनके लिए ये आपको हम एडवाइस यही करेंगे कि इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हाँ ये एक बार क्वेश्चन आया है तो आपको बस पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। तो इनके ये कभी कभी रेयरली जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से ये क्वेश्चन है जिसके लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इसमें अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि इसमें जैसे सेकंड स्टेटमेंट दे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंक्रीट स्लीपर्स। तो कंक्रीट स्लीपर्स के लिए दे इम्प्रूव द ट्रैक मॉडुलस, ऑफ कोर्स दे हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, जीरो, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो जैसे ही ये सेकंड स्टेटमेंट आप कट करोगे तो ए बी सी ये तीनों इसमें कट हो जाएंगे। नहीं होता है जिसमें हम लोग रिवर्स अप्रोच से क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं या फिर आंसर अप्रोच जिसको कह सकते हैं, तो वहां से जब उसमें देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको हम लोग कंप्लीटली यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब इसके लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो उसका रिजल्ट कैसे रहेगा उसे चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो हम लोगों को एक बार मैं क्वेश्चन वापस से रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक below the sleepers with sleeper density of m+5 and bottom width of 22.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे तो वो क्वेश्चन को अप्रोच करते वक्त स्लीपर डेंसिटी इज गिवन एज अ m+5, m+5 मतलब 13+5, 18 स्लीपर्स हैं जो 1 मीटर 1 रेल लेंथ के अंदर हमें मिलना चाहिए। अब अगर 1 रेल लेंथ की बात करते हैं तो 1 रेल लेंथ हमारे पास में कितना है, 13 मीटर। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स क्या है, क्योंकि अगर हम लोगों को स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स पता होगा और विड्थ ऑफ स्लीपर्स पता है तो डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग डेप्थ ऑफ बैलास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में फॉर्मूला है स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, डेप्थ ऑफ बैलास्ट इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2। इसमें अननोन रह गया स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स, तो स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स को अगर कैलकुलेट करें 13 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 18, तो वो रिजल्ट इसमें 18 के साथ जगह तो 72.22 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब डीबी कैलकुलेट करोगे
डिवाइडेड बाई 2, आंसर 25। ठीक है, ये तो तब है, तब जब हम लोगों ने स्लीपर्स, नंबर ऑफ स्लीपर्स वी हैव कंसिडर एज अ 18 उसके साथ कैलकुलेट किया। लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है, और वो एरर इस तरीके से कि if you have provided 18 sleepers then the spacing between sleepers will be as a 17, right? आप इसको इस तरह से समझो कि अगर जैसे 5 स्लीपर्स हैं, ठीक है, अब 5 स्लीपर्स हैं तो उन सभी के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो तो कितनी है, 4 होगा, या मतलब इसको जनरलाइज करें तो n-1 विल बी द स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स। तो अब उस केस के अंदर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स जब हम लोग कैलकुलेट करें तो डेप्थ ऑफ बैलास्ट के लिए जब सॉरी स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स तो हो गया 13 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17, वो आंसर रह गया 76.47 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जब डेप्थ ऑफ बैलास्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, 27.125। ठीक है, ये है जो कि इसमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एरर कहिए, या फिर इस क्वेश्चन को एक तरह से गलत ही हम लोग कह सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स डेफिनेटली हम लोग 17 से ही कैलकुलेट होगा, वो नंबर ऑफ स्लीपर से वो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसका आंसर, जब आईईएस की बुकलेट हम लोग जब आईईएस की आंसर की जब मिली थी तो उसमें आंसर ए दिया गया था 25 जो है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो इसका आंसर जो दिया गया था वो था ए, एज पर आईईएस यूपीएससी में। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर सी होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पे जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो 28 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये इसके नियरर जो होगा यही हम लोग इसको एक्सेप्ट करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिकली अगर इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन गलत है उसके अंदर, यहाँ पर इसको आंसर आप लोग नहीं मिल सकते। हाँ, अगर हम लोगों ने ये गलती कर चुके होंगे तो ही हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट उसमें पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कोनिंग ऑफ व्हील्स इन रेलवे ट्रैक्स railways does not cause wear and tear of the wheels. The rails are tilted at an angle of 1 in 20 to reduce the wear and tear of the rails as well as on the treads of wheels. आप इस लाइन को इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हम लोग कोनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड करते हैं तो कोनिंग ऑफ व्हील्स के चलते वहां पे टिल्टिंग हो चुका होता है, एक स्लोप आता है, इनर साइड में फ्लैंज ऑफ व्हील्स होगा, और उसके चलते देयर विल बी डेफिनेटली गैप बिटवीन फ्लैंज ऑफ व्हील्स एंड रेल सरफेस। और अगर वो गैप अवेलेबल है, स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर्व की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कर्व पे तो टियरिंग वेयरिंग जरूर होता है। अगर स्ट्रेट ट्रैक की बात करेंगे तो स्ट्रेट ट्रैक पर चलते वक्त वहां पर गैप होगा जो कि फ्लैंजोवीस और रेल सरफेस के बीच में, और टियरिंग वियरिंग दोनों, अगर वो गैप को मेंटेन रखा गया है तो कभी उसके टच में नहीं आएगा, तो टियरिंग वियरिंग के चांसेस कम होते हैं। जो स्ट्रेट ट्रैक पे टियरिंग वियरिंग जनरेट होती है उसके जनरेट होने का रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि व्हील्स जो लेटरल डायरेक्शन में फ्री टू मूव होते हैं, वो जब मूवमेंट करने लगेंगे तो उसके चलते कुछ ना कुछ डैमेज वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज द ओनली रीजन, दैट्स व्हाई देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ द डिफॉर्मेशन on the curved portion as well as on the straight track. But theoretically, whenever this particular wheel is placed on a straight track, there should not be any type of the deformation. लेकिन due to this type of the free movement of the wheels in a lateral direction, there will be some amount of the deformation that will be generated, right? So of course, theoretically, whenever this concept was introduced, the basic aim is to reduce the tearing wearing between rail surface and flange of wheels, right? तो इसका आंसर इसमें एक्सेप्टेड, हेंस ए। क्वेश्चन नंबर 24 is which one of the following is not related to theories of creep of rails? एक हो गया वेव थ्योरी, परक्यूशन थ्योरी, ड्रैग थ्योरी और रिवर्सल थ्योरी। तो इनमें से तीनों थ्योरीज तो पहले ही हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके थे, एक ही थ्योरी रह गया था, दैट इज रिवर्सल थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पेंडोल क्लिप is a fit and forget type of fastening and is made of silicon, magnesium, spring, steel bar and heat treated. The pendule clip has a point contact and cause induction on the rail due to heavy tow load and small contact area. ये सिर्फ इसकी जो पेंडोल क्लिप की जो प्रॉपर्टीज है
उन्हीं के बारे में इसके डिस्कशन को बोला गया है कि जब भी हम लोग कभी पेंडोल क्लिप को रखते हैं तो पेंडोल क्लिप का कांटेक्ट एरिया अपने आप में कम होता है, स्पेशल मैकेनिज्म के साथ उसे रखा जाता है, इलास्टिसिटी इसलिए मिल जाती है क्योंकि हमारे पास में वो कनेक्शन भी प्रॉपर्ली बना हुआ रह जाएगा और उसके अंदर वो मूवमेंट रेल सेक्शंस को आगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना होने देके वो वर्टिकल मूवमेंट के लिए उसको टाइटली बाउंड रखेगा स्लीपर्स के साथ। तो जैसे ही कभी भी अगर हमारे पास में व्हील्स आएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो व्हील्स के साथ रेल और स्लीपर दोनों के दोनों एक साथ वर्टिकल मूवमेंट होता हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये आंसर इसका ए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 2। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, for 8 degree curve track diverging from a main curve 5 degree in an opposite direction in the layout of a broad gauge yard, the can to be provided for the branch track for the maximum speed of 45 kilometer per hour on the main line and gauge equal to 1.67 is। ठीक है, परमिटेड कैन डेफिशिएंसी फॉर मेन ट्रैक लाइन इज 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द ई एक्चुअल ऑन द ब्रांच ट्रैक, राइट। तो हमारे पास में जो पैरामीटर्स गिवन है, इसमें सबसे पहले our aim is to calculate the E actual branch track, and E actual branch track can be obtained by calculating the value of E actual main track. E actual main track is going to be further dependent on the E theoretical main track. So first of all, we have to calculate the value of E theoretical main track. So the value of E theoretical main track equal to GV square divided by 127R. The value is given as a 1.676 and 45 square. Now we can calculate the E actual main track. That will be E theoretical main track minus 7.6 centimeter. That is 0.168 centimeter. E actual main track. E actual branch track equal to minus of E actual main track. That's why the value will be 0.168 centimeter. राइट। इस क्वेश्चन में जो हम लोग क्लास में जो इस तरह का ट्रेंड को फॉलो किया था, मैंने आपको उस टाइम भी थोड़ा सा इसके लिए हिंट दिया था, मैं भी इसको वापस से कैरी कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर जब आप इसको देखोगे तो उसमें मेन ट्रैक के ऊपर एक स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है, द मैक्सिमम स्पीड इज गिवन एज अ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये गाइड मैं आपको करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वी नीड नॉट टू अप्लाई चेक दैट मार्टिन्स फॉर्मूला, वी शुड नॉट अप्लाई। उसके बिना ही हमारे पास में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्टेड होता है। दैट चेक यू शुड रिमेंबर दैट दैट चेक शुड वी शुड अप्लाई ओनली फॉर द कन्वेंशनल पर्पस ओनली।
राइट। तो इस केस में ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक की रिक्वायरमेंट थी दैट ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक कैन बी ऑब्टेन्ड if you know the value of E actual main track, and E actual main track is further going to be dependent on E theoretical main track. By subtracting value of Kant deficiency, we can calculate this E actual main track, and E theoretical is going to be dependent on gauge distance, speed और 127 R. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो गेज डिस्टेंस लिखा है दैट इज 1.67 मीटर। इसमें आप इस तरह से इसको एडिट कर लीजिएगा 1.676 मीटर, देन आफ्टर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटा सा डाउट रह सकता है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा होगा जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को डिटरमाइन करने का फैक्टर होगा। ठीक है, ब्रॉड गेज वर्ड उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया, दैट मींस द ब्रॉड गेज वैल्यू और गेज डिस्टेंस इज अ फिक्स्ड वैल्यू 1.676 वैल्यू। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रूल्ड आउट हो गया। इसके बाद में डिग्री ऑफ द कर्व, रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन, ये सारे पैरामीटर ये हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक चैप्टर के जो पॉइंट्स थे उनको कंसिडर करता है। इसमें बस आपको सिखाना या जो डिस्कस करना था वो यही था, broad gauge word is already mentioned in the question, that's why we should not consider the gauge length or the gauge distance criteria, right? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, in a split the speed of main line of a broad gauge track is 45 km per hour, speed on the main line, and the theoretical cant required is 7.78 centimeter. If the cant deficiency is 7.5 centimeter, the actual cant to be provided on the branch line will be, राइट। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है ई एक्चुअल मेन ट्रैक इक्वल टू 7.78 सेंटीमीटर, राइट। नहीं, ई थ्योरेटिकल मेन ट्रैक, theoretical main track is mentioned, theoretical Kent required is 7.78 centimeter, ठीक है, Kent efficiency value is 7.5 centimeter, so E actual main track equal to E theoretical main track minus Kent efficiency 0.28 centimeter, that is E actual main track. Now if you want to calculate the value of actual Kent that should be provided on the branch track, so the value is E actual branch track equal to minus of E actual main track, जो बेसिक आइडेंटिटी है उसी को हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो E actual branch track equal to minus of 0.28 सेंटीमीटर, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्चुअल कैंट जो ब्रांच ट्रैक में है उसे चेक करना है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर आपको स्पीड भी गिवन है, लेकिन थियोरेटिकल कैंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है 7.78 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ 7.5 ऑफ कैंट एफिशिएंसी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एक्चुअल मेन ट्रैक, और उसी का हम लोग नेगेटिव साइन बाय मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन, दैट वैल्यू विल बी द ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक, जो हम लोग इस तरह से ऑब्टेन करें। ठीक है, नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड ऑन ए ब्रॉड गेज ट्रैक एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 650 मीटर, स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। ये इजीली हम लोग जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर उससे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इन ए ब्रॉड गेज कर्व ट्रैक सेक्शन विद रेडियस of curvature r equal to 360 meter and the maximum permissible speed of train v equal to 60 km per hour. ठीक है, maximum speed is mentioned as a 60 km per hour. The exact amount of super elevation is required to be provided if the track is also to be catered for slow moving trains will be. ठीक है, तो इस केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई थियोरेटिकल, द फॉर्मूला विल बी एज अ जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127, वी इज मेंशन एज अ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाय दैट E theoretical, right? Now if you want to calculate the value of E actual, तो E actual value 13.2 centimeter minus 7.6 centimeter,
वैल्यू इज 5.6 सेंटीमीटर ई एक्चुअल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेडियंट इज टू बी रिक्वायर्ड, ग्रेड कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्टली। 9 में डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। 10 11 क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का जो दिया गया है, क्वेश्चन हम लोगों को इसमें रेडियस ऑफ द कर्व पूछा गया है, राइट, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। लेकिन इसके अंदर जो थ्योरीज आती है वो ये कि इसमें वी मैक्स इक्वल टू 4.58 रूट आर, वहां से इसे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो आंसर दिया गया है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या जहां से ये आंसर मैच होंगे आपको, वो होंगे वी मैक्स इक्वल टू 4.35 रूट आर माइनस 67। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को एक तरह से आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत है हमारे पास में, क्योंकि इसमें आपका डिविएशन होगा यहाँ पर कि हमें क्या आंसर रखना चाहिए नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को एक तरह से हटा दीजिए। आंसर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हम लोग मार्टिन्स फॉर्मूला वी मैक्स इक्वल टू 4.35 रूट आर माइनस 67 से अगर अप्रोच करोगे तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे पास में रॉन्ग है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कर्व रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने पढ़ते हैं इस चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास में आरसी इक्वल टू 0.0004 डी डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट दे रखा है 50 टन, 4 डिग्री ऑफ द कर्व है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 आपको मिल जाएगा। 13 14 15 16 18 19 क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये दोनों ग्रेडियंट है, पुलिंग ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट, दोनों ही इसमें सही है। अब दोनों में से किसी, ऑफ कोर्स दोनों में एग्जाम में एक में ही टिक करना है, लेकिन आप किसी में भी टिक कीजिए, दोनों इसमें एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये वर्साइन ऑफ कर्व के साथ में हम लोग जो इसको सॉल्व करें वहां से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये नियर अबाउट इसका आंसर इस तरह से कुछ आपको कैलकुलेट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ग्रेडियंट मच स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड इन अ हिली टेरेन एंड दे आर नेगोशिएटेड विद द हेल्प ऑफ द पुशर इंजन। ठीक है, द restricting the gradient to the ruling gradient in hill area would mean increasing the length of the track resulting considerably in heavy excavation। ठीक है, ये भी अपने आप में सही है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है समझने के लिए। आप इस तरह देखना, द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन ए कर्व ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज लेस देन द इक्विलिब्रियम केंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू इसका रीजन लिखा है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द स्पीड गेज केंट डेफिशिएंसी इज अलाउड, देयरफॉर एक्चुअल केंट इज प्रोवाइडेड लेस देन द इक्विलिब्रियम केंट। ये स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस तरह से देखना कि हम लोग जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स की जो पूरी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, वो थी क्या? वो थी हमारे पास में कि हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स देते हैं इफ देयर इज अ चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। ठीक है, स्पीड ऑफ द व्हीकल विल बी मैक्सिमम on a straight track. So whenever a body is going to be placed on the curved portion, there will be the centripetal and centrifugal forces on that body in a lateral direction. So some amount of the energy will be used to resist the forces, to resist this forces effect. ठीक है, अब आप इसको इस तरह समझना कि हमारे पास में जैसे ये एक पेन है, इसमें अगर हम लोग दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो यहाँ ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए ये टूट जाता है। लेकिन अब इस केस में यहाँ देखते हैं, इस पेन के लिए यहाँ पे चेक किया गया, यहाँ हम लोग जब देख रहे हैं तो उसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ द फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं टूट रहा है। रीजन उसका सिर्फ इतना सा, क्योंकि यहाँ इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बॉडी के ऊपर फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं,
तो इन फोर्सेस के अगेंस्ट वो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी सपोज यहाँ पर भी कम होती तो ये यहाँ से टूट जाता। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास में कोई भी बॉडी के ऊपर जब इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगते हैं तो कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स तो आ चुके होते हैं, अब उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर है। अगर रेजिस्टिंग कैपेसिटी सफिशिएंटली मिलेगा तो ठीक, नहीं तो वो टूट जाता है। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर्व में एक लाइन और सीखा था और वो कुछ इस तरीके से कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात करते हैं तो उस केस के अंदर स्ट्रेट ट्रैक था, ट्रांजिशन है और लास्ट में हो गया सर्कुलर। तीन सेगमेंट है। इफ देयर इज अ स्ट्रेट ट्रैक, मिडिल पोर्शन विल बी एज अ ट्रांजिशन एंड द लास्ट वन विल बी एज अ सर्कुलर। ठीक है, तो अब आप इस तरह से समझना कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन centripetal and centrifugal forces are balancing to each other, and that particular condition will be available only on the circular path. That discussion we have already जब हम लोग कर चुके थे और उसमें यही एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अगर बैलेंस कर जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि बॉडी अब फुल्ली तरह से अपने आप को बैलेंस करने में या फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर चुका होगा। तो उस समय जो कैंट हमको मिलेगा that Kant is called as a equilibrium Kant। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये कंसेप्ट या फ्रेम इस तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जैसे ऑब्टेन करते हैं वहां से इस बात को हम लोग ग्रैब करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे बैलेंस होते हैं और वो जगह कौन सी हो गई हमारे पास में, वो है सर्कुलर आर्क। इसके बाद में हम लोगों ने जब ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं, ट्रांजिशन जोन का एक्चुअली में स्टार्टिंग तो किया था क्यूबिकल पैराबोला के साथ में, उसके सॉरी स्पाइरल कर्व के साथ, फिर उसको मिला हम लोगों ने बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व और लास्ट में हम लोगों ने दिया है क्यूबिकल पैराबोला। तो जो हमारा अजम्पशन था या जो एक्चुअली में कर्व था वो तो हमने दिया ही नहीं वहां पर, तो हम लोग खुद एरर जनरेट कर चुके होते हैं। दूसरा अब ये रहता है कि हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोवाइड करते हैं तो ह्यूमन एरर्स वगैरह भी वहां पर रह जाते हैं, ठीक है। अब जहां इतने सारे एरर्स जब हमको मिलते जाएंगे तो कोई भी रिजल्ट एक्यूरेट तो होगा नहीं। हाँ, हम लोग वहां पे कोशिश जरूर करते हैं कि सारे रिजल्ट्स एकदम एक्यूरेट मिल जाएं और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाए। उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस है तो पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में आसानी से कर्व्ड पोर्शन पे बॉडी मूव कर सकता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन ये हमारा अजम्पशन है या हम चाहते हैं कि ऐसा हो वहां पे, जो कि कभी होता नहीं है। तो कर्व पोर्शन पर जो ट्रांजिशन जोन वाला है, तो ट्रांजिशन जोन के अंदर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये थ्योरेटिकली एक ऐसा स्टेटमेंट कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। और जो चीज होती नहीं है तो उसके चलते हमने असम्पशंस के बेसिस पे इसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया हुआ था, ठीक है। तो अब आप इस तरह से समझना, हम लोग जब सुपर एलिवेशन देते हैं तो दैट सुपर एलिवेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ ग्रेजुअल मैनर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। दैट इज द बेसिक एम जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करना है, सुपर एलिवेशन ग्रेजुअल देना है, ठीक है। अब उसमें साथ में ये होगा कि हम लोग जर्नी भी कंफर्टेबल चाहते हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट को वैलिड कैसे किया जाए, तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब स्पीड ऑफ द व्हीकल स्ट्रेट ट्रैक पे ज्यादा है, ट्रांजिशन में कम होगा, सर्कुलर में सबसे कम होने वाला है, तो स्पीड ऑफ द व्हीकल को रिड्यूस किया जा रहा है। और उसी पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करें तो जितना सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो सुपर एलिवेशन कभी भी हम लोग उस जगह पे दे पाते हैं क्या? हम लोग जो भी सुपर एलिवेशन देते हैं वो सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो कर्व्ड पोर्शन या सर्कुलर आर्क पे अगर होता है तो वहां के कंपैरिजन में ट्रांजिशन जोन में तो हमेशा कम होगा। और जब अगर स्पीड ज्यादा है और सुपर एलिवेशन कम दे रखा है तो जो दोनों के बीच का गैप रह गया, दैट गैप इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय द कैंट डेफिशिएंसी। और इसके बाद में एक लाइन ये कि हम लोग कहें कि भाई अगर हमने ट्रैक बनाया था 60 किलोमीटर पर आवर के लिए, हम लोग कहें कि अगर सपोज स्पीड ऑफ द व्हीकल अगर 80 किलोमीटर पर आवर है या 65 किलोमीटर पर आवर हो गया, कोई भी है मतलब एक हायर स्पीड के साथ में जिसके लिए हमने डिजाइन नहीं किया है, तो उस समय व्हीकल को वहां पर स्पीड में रिडक्शन भी करना होगा और वो भी ट्रांजिशन जोन में होना, ताकि लास्ट में जाके वो सर्कुलर आर्क पर उसी 60 किलोमीटर पर आवर से वहां पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे। तो ये जो सारे पैरामीटर्स जो बनते हैं उनके बेसिस पर ही हमारे पास में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिसाइड होते हैं। इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के ये जो तीन कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम लोग को सुपर एलिवेशन मिलता है दैट इज ई एक्चुअल, उसके बाद में कुछ जो मार्जिन रह जाता है दैट इज कैंट डेफिशिएंसी एंड द लास्ट वन इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो जाके जो हमें मिलेगा वहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं कि उन सारे इफेक्ट को क्लब करके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट किया। अब ये पूरा कंसेप्ट जो था
क्वेश्चन अच्छा है बहुत, और इसमें कंसेप्ट बेसिकली आपका पूरा अच्छे से तैयार करना था, उसको मैं एक बार समराइज करवा देता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर, वर्ड बाय वर्ड इनको कैच करते चलना। सबसे पहला ये, इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ द फोर्सेज देन डेफिनेटली देयर विल बी some reduction in the speed of the vehicle. Reason for that, because some amount of the energy is going to be consumed to balance the effect of the centripetal and centrifugal or equal and opposite amount of the forces. First statement. Second one is the total body will be in equilibrium only when these forces are going to be balanced, and that balancing condition will be achieved only on the circular path. Reason for that, because the radius of the curve is always a constant value. Next condition is on the transition zone, the super elevation we have provided in a gradual manner, increasing order, right? So whenever a speed of the vehicle that is placed on the straight track will be much higher as compared to the circular path, and if the speed of the vehicle is going to be reduced gradually within the length of this transition curve, so the super elevation requirement value will be much higher as compared to the super elevation which we have provided on that transition zone. So in that condition the body will try to move in a outer side of the curved portion, and if it is going to be if it is going to be deflected in outer direction, then that particular amount of the balancing super elevation will be generated on the basis of this Kent deficiency. And last part is, if the speed of the vehicle is much higher as compared to the designed speed on which we have designed this particular track, then definitely there will be some more length of the transition curve will be required, so that we can achieve the equilibrium Kent which we have obtained on the circular path. So अब अगर आप इस लाइन को इस तरीके से पढ़ो तब इसका रीजनिंग असर्शन क्लियर होगा, और वो इस तरह से देखना। असर्शन ए, the super elevation provided on a curve of a railway track is less than the equilibrium Kent. ये कर्व वाला जो पोर्शन है, that curve portion is a transition curve, और सुपर एलिवेशन जो इक्विलिब्रियम कैंट जिसकी बात की जा रही है वो दिया गया है सर्कुलर आर्क के साथ में। इसके बाद में रीजन देखो, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन स्पीड गेज Kent deficiency is allowed and therefore actual Kent is less than the equilibrium Kent. अब इसमें गेज डिस्टेंस और आ गया, तो एक बात सोचो कि हम लोग वहां पर मीटर गेज की बात करें और दूसरा हो गया हमारे लिए ब्रॉड गेज, तो दोनों के लिए डेफिनेटली स्पीड ऑफ द व्हीकल भी अलग होगा, उसके लिए कैपेसिटी अलग होगी, उनकी स्पीड अलग होगी, तो सारे पैरामीटर्स भी अलग अलग होंगे, इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी उनके लिए अलग अलग मिलते हो जाए। उसके बेसिस पे जब देखोगे तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जिसके साथ इसको रिलेट किया गया, तो हेंस it is a correct explanation, reason and assertion both are accepted. ये आपका सेकंड चैप्टर जो है वो इसमें कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, ठीक है। स्विच एंगल, क्वेश्चन नंबर 1, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, तो इसमें हील डाइवर्जेंस, लेंथ ऑफ टंग रेल, फ्लैंज वे क्लियरेंस, एंड लास्ट में फोर्थ थ्रो ऑफ स्विच। जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है दैट इज थ्रो ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं हो पाता है। थ्रो ऑफ स्विच बेसिकली वो डिस्टेंस है जिसको टंग रेल लेटरल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, और अगर लेटरल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे दैट मीन्स दैट डिस्टेंस इज ऑलरेडी कवर्ड। जब वो फिल होगा या वो पूरी तरह से गैप जीरो होने लगेगा, टेंड्स टू जीरो जब होने लगेगा, उसके बाद जाकर वहां से स्विच एंगल को मेजर किया जाएगा। तो बेसिकली ये तो डिफाइन ही तब होगा तब जब वो थ्रो ऑफ स्विच खत्म हो चुका होगा, तो थ्रो ऑफ स्विच के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे डायमंड क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड स्टेटमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन गॉज फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द हील इज थ्रो ऑफ स्विच। वो हील पे नहीं होगा, वो होगा टंग रेल, टो ऑफ टंग रेल पे। जब टो ऑफ टंग रेल पे देखते हैं तो जाके जो डिस्टेंस है वो होता है थ्रो ऑफ स्विच, हील ऑफ टंग रेल पे वो नहीं है, इसलिए वो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिवर्स अप्रोच अप्लाई कीजिए, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिसमें डी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने उस समय भी क्लास के लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक पूछा गया है, तो उसमें हमारे पास में डी डिस्टेंस जो है, जो प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है,
वो टोटल डिस्टेंस होगा जिसे हम लोग कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करेंगे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, द पर्पस ऑफ चेक रेल इज टू एड द फ्लैंज of the opposite wheel passing through the crossing to steer clear of the nose। बेसिकली हमारे पास में जो गैप रहता है दोनों के बीच में, वहां उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है ताकि क्रॉसिंग पे किसी भी टाइप का कोई भी डिरेलमेंट फिनोमेना ना हो। ठीक है, ये ए वाला जो है वो इसका पर्पस है। बी भी इसमें रहता है, बी के लिए भी आप थॉट इसमें देख सकते हो, लेकिन ए और बी में से जो ज्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, जिसमें पूरा पर्पस प्रॉपर्ली सर्व होता हुआ जो दिखाई दिया गया, वो है ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जब देखोगे तो फॉर्मूला हो गया 2gn, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रिजल्ट रह गया 12, 13, 14। ये दोनों मेथड जो है वो पैकिंग का एक तो मेथड बताया गया और दूसरा हमको ये बताया गया कि उसको कैरिड किस तरीके से किया जाता है। तो दोनों सही हैं, बस दोनों में ये है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, सी हिल डाइवर्जेंस। 16, a turnout is a combination of points and crossing which enables a branch line to take off from the another line main line track। ठीक है, मार्शलिंग यार्ड्स को जो हमारा कल का डिस्कशन था वहां से देख सकते हैं कि मार्शलिंग यार्ड्स के अंदर हम लोग एक है जिसको बोलते हैं रिसेप्शन स्पेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को रिसीव किया जाता है। लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है जिसको सॉर्टिंग स्पेस हम लोग जो बोलते हैं, सॉर्टिंग स्पेस के अंदर ट्रेन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, या यूं कह सकते हो कि ज़्यादा का मतलब है कि लेसर डिस्टेंस के अंदर ही एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने की रिक्वायरमेंट होगी। और जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना होगा तो उस केस में टर्नआउट ही वो अरेंजमेंट होगा जिसके बेसिस पर ये हम लोग मूवमेंट करने में कैपेबल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टर्नआउट्स का मार्शलिंग यार्ड्स में यूज ज्यादा है। ठीक है, जब इन तीनों को क्लब करेंगे तो ऑफकोर्स वहां पर मूवमेंट ट्रेन का एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में होता हुआ भी हमें दिखाई देगा। सेम टाइम पे जब हम लोग टर्नआउट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, असर्शन जो दे रखा है वो उसकी डेफिनेशन के लिए, तो दोनों है तो सही लेकिन दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, खुश ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में अ ट्रेन हैविंग 20 वैगन्स weighing 18 tons each is to run at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। द ट्रैक्टिव एफर्ट, क्वेश्चन में ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ ए 282 locomotive with 22.5 tons लोड ऑन ईच ड्राइविंग एक्सेल इज 15 tons। ये 15 tons आपको पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, द वेट ऑफ द लोकोमोटिव इज 120 tons एंड व्हाट इज द हॉलिंग कैपेसिटी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/6। ठीक है, तो या तो ट्रैक्टिव एफर्ट आप डायरेक्टली याद रख लो, नहीं तो हमारे पास में जो वैल्यूज है 1/6, 22.5 एंड 4 उससे मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग इसके चैप्टर का लिए जब मैंने डिस्कशन में आपको समझाया था तब एक लाइन आपसे कही थी कि हॉलिंग कैपेसिटी और ट्रैक्टिव एफर्ट जब आपको दो दिए जाते हैं तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू शुड ऑलवेज कंसिडर द मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज। सो द आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कर्व लीड रेल के लिए 2gn फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हॉलिंग कैपेसिटी के लिए म्यू डब्ल्यू एन, म्यू 0.25 इंटू 22.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 22.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अगेन हॉलिंग कैपेसिटी ही इसमें कैलकुलेट करना है, तो वो भी म्यू डब्ल्यू एन। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेलवे लोकोमोटिव कैरिंग एक्सल लोड ऑफ 24 टन्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको इसमें गिवन है 0.166 इसमें, लेकिन आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन बस इसको आप इस तरीके से रख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को मैच करने के लिए अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग यहाँ पर 16 टन पे पहुंच जाएंगे इसके लिए।
ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंसर अप्रोच के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें n की वैल्यू आपको 4 रखनी होगी। यहाँ पर कहीं पे कोई हिंट नहीं है, ना ही इसका कोई और लॉजिक है, ये सिर्फ आंसर अप्रोच का एक लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इंश्योरिंग द ट्रैक मॉडुलस इन रेलवे ट्रैक। ठीक है। गेज एंड फॉर्मेशन विड्थ, ट्रैक मटेरियल्स एंड स्लीपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ रेल एंड फ्लैंज विड्थ। ठीक है, ये सारे उसमें हट जाएंगे, लेकिन ट्रैक मटेरियल्स एंड स्लीपर डेंसिटी ये एक ऐसा है जिसमें सारे पैरामीटर्स अपने आप में क्लब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम लोग ये इसको पहले भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला जो होगा जिसमें कर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। डिग्री ऑफ द कर्व 4 और ये 50 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें 8 टन्स। ये इसके लिए फाइनल आंसर है। यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके चैप्टर्स रेलवे के जो हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इनके जो क्वेश्चंस आपको इसमें दे रखे हैं, जैसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस है, ये ट्राई और सॉल्व क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इसकी बुकलेट के अंदर ये थोड़ा सा एडिट होना रह गया था कुछ चीज़ें, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अ, हम लोग कन्वेंशनल बैचेस जब डील करते हैं तो उसके अंदर उनका आंसर रहता है। बेसिकली ये था ही उसके लिए, लेकिन ये वाला पोर्शन एडिट होने से इसमें रह गया, ये रिमूव नहीं हो पाए थे उस टाइम। ठीक है, बाकी आप इनके जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आप सारे इसमें अप्रोच कर सकते हो और उनके सारे ही आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो रेलवे इंजीनियरिंग के जितने जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब कंप्लीट होते हैं। टॉपिक एयरपोर्ट डिज़ाइन। यहाँ तक हमारे पास में रेलवे डिज़ाइन के रेलवे ट्रैक के जो कंसेप्ट्स है वो ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं। अब हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट डिज़ाइंस के लिए। तो एयरपोर्ट डिज़ाइंस में पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि वो एयरपोर्ट को किस तरह से कैरी किया जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे उसको हम लोग डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि एयरपोर्ट के रूल्स कैसे बनेंगे या फिर किस बेसिस पे इसको पूरा सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इसको 2 लाइन में हम लोग समराइज़ कर सकते हैं, और वो ये कि सबसे पहले जो एयरपोर्ट के जो कंसेप्ट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कंट्री के लिए वो वैलिड होता हुआ हमें दिखाई दे। इसी के चलते जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने सारे के सारे रूल्स ये डिफाइन किए थे या कंट्रोल किए थे, इंटरनेशनल बॉडी थी, और वो थी हमारे पास में ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने सारे रूल्स को डिफाइन किया था। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम लोग रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो है FAA, फेडरल एविएशन एजेंसी। लेकिन इन दोनों में से हम लोग जो क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो मेजरली इसी के हैं, सिर्फ इसका एक ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग हमारे लिए याद रखेंगे। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम लोग जो भी कोई इस चैप्टर के अंदर रूल्स को पढ़ने वाले हैं या बनाने वाले हैं या जो भी कुछ पढ़ा जाएगा, वो सिर्फ वो ऐसा होना चाहिए कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये कि हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम लोग एक बर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह से बर्ड्स का मूवमेंट होगा वैसा ही मूवमेंट हम लोग या उनके लिए जो कंसेप्ट या फिजिक्स जो अप्लाई की जाती है बर्ड्स के मूवमेंट के लिए, सेम वैसे ही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो अगर समझने के पर्पज से देखेंगे तो इसमें दो ही ऐसे रूल्स हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे सारे के सारे कंसेप्ट हमको समराइज होते हुए दिखाई देंगे। पहला कंसेप्ट हो गया एयरपोर्ट्स के लिए हम लोग इंटरनेशनल बॉडी के रूल्स को रखेंगे। उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी रूल्स बनाए जाएं वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्री उसको एक्सेप्ट करने में कैपेबल होते हुए भी हमें दिखाई देने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि एयरक्राफ्ट्स के लिए जो खुद उसमें जो फिजिक्स जो काम में आती है, जिसके लिए हम लोग उनके रूल्स को जो पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाएगा बर्ड्स के मूवमेंट के लिए, और उन्हीं के साथ उनको हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसके चैप्टर को हम लोग कैरी करते हैं। सबसे पहले ये कि जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने सारे रूल्स को पहले जो डिफाइन किया था वो था ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया फेडरल एविएशन एजेंसी। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने
जिन्होंने सारे रूल्स को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जब भी एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट के लिए हम लोग उस एयरपोर्ट के लिए जो चेक करेंगे जिसमें कि मेनली हम लोग कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, जिसके लिए हम लोग रूल्स को फर्दर डिफाइन करते हुए जाएंगे। तो एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जैसे हम लोग बोल सकते हैं रनवे, फिर टैक्सी वे, एप्रन, सर्विस हैंगर, स्टॉप वे, क्लियर वे, ये भी सारे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एटीसी, ये सब एलिमेंट्स हैं जो हमें वहां पर मिलते हैं और वो सब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। लेकिन उन सब में से आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स देयर इज अ वन सिंगल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ रनवे। रनवे अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके लिए ही हम लोग सारे रूल्स को डिफाइन करते हैं। तो रनवे के बेसिस पे ही हम लोग इसको आगे कैरी करेंगे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले ये रह गया कि रनवे के अंदर आईसीएओ रनवे को दो तरह से कैटेगराइज्ड करता है। वो किस तरीके से, कि सबसे पहला हो गया बेस्ड ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ, इसके अंदर टोटल 5 सेगमेंट्स है। ए स्टैंड्स करता है लॉन्गेस्ट रनवे के लिए, और ए ए बी सी डी ई, ये टोटल 5 सेगमेंट्स हैं जिसमें हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। ई होता है शॉर्टेस्ट रनवे के लिए। ठीक है, अब ये इससे क्या होगा कि पहले तो एयरपोर्ट्स पे ये चेक कर लिया जाता है कि कोई भी रनवे जो बनाया जा रहा है वो साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट ज्यादा है तो उसके लिए ऑफकोर्स रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिसके बाद ही वो टेक ऑफ या लैंडिंग फिनोमेना जो है उसे परफॉर्म करने में कैपेबल है। स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट होंगे तो उसके लिए लैंडिंग और टेक ऑफ की रिक्वायरमेंट जो है, लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट वो भी कम होगी। तो उसको हम लोग वहां पर कम लेंथ ऑफ रनवे ही प्रोवाइड करेंगे। तो इनमें इस तरीके से डिवाइड किया गया। मिनिमम जो लेंथ है वो 600 मीटर है, वो हम लोग या 600 से 749 मीटर तक इसको हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, दैट रनवे विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्टेस्ट रनवे। लॉन्गेस्ट है जिसको हम लोग 2200 मीटर से वो ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद में फिर उसको किलोमीटर्स में हम लोग आगे भी कैरी कर जाते हैं। लेकिन जो मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे फॉर द ए टाइप ऑफ द रनवेज होंगे वो होगा हमारे पास में 2200 मीटर। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन है वो तो ये था फर्स्ट हमारे पास में बेस्ड ऑन द बेसिक रनवे लेंथ। सेकंड जो किया जाता है वो इस तरीके से, सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट व्हील लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट। आप इसको इस तरीके से समझना कि जैसे स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट का अगर जो वेट है, ठीक है, अगर वो हम लोग कहें कि जैसे 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका टोटल लोड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस को जनरेट करने वाला है, और अगर कोई हमारे पास में बिगर एयरक्राफ्ट है जिसका हमारे पास में लोड की जो इंटेंसिटी मिल रही है वो है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रनवे का जो बनाया जाएगा 5 के लिए, डेफिनेटली जब 50 के लिए हम लोग चेक करेंगे तो वो उससे हायर ही होना चाहिए। तो जो इक्विवेलेंट लोड का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग ये चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट है उसके कंपैरिजन में बिगर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट का लोड कितने टाइम्स वहां पर हमको जनरेट होता हुआ गया, और उन्हीं के बेसिस पे इस रनवे को हम लोग डिवाइड करते चलते हैं। यहाँ तक का जो टॉपिक है पहले मैं समराइज करता हूँ, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। Total airport design is based on the two concepts. First one is that all the concepts are going to be decided by an international organization, so that particular rule is going to be accepted by all the countries. And the second concept for this chapter is whatever the physics concepts we are going to use for the defining of our further concepts, that will be based on the bird's movement. Later on, the first organization that has decided all the rules for this airport, that is ICAO, International Civil Aviation Organization, and the second one is the Federal Aviation Agency, FAA. Out of these two, the major or 99% rules we have accepted as per the ICAO guidelines. There is only one single rule that we have accepted as per the FAA. On ICAO has further divided runways on the basis of two parameters in two categories.
First one, on the basis of this basic runway length, the A stand for the longest runway, E stand for shortest runway. For the runway length requirement, the minimum length of runway for the E will be as a 600 meter and the maximum will be as a 749 meter. And if you consider the A type of the airports, then in that condition the minimum length of the runway will be as a 2200 meter and more than 2200 meter will be the maximum limit. And in that condition we have not provided the upper limit for the longest runway length. And later on, the second type of the runway classification is based on the equivalent wheel load. We can understand this concept in this manner. Whenever a standard type of the aircraft is going to generate load in a downward direction, so and bigger size of the aircraft is again going to apply the load on the surface. So we take the ratio, how many times the bigger size of the aircraft is going to apply the extra load as compared to the smaller size of the aircraft. So that is the difference, and that we have discussed and that we have accepted on the basis of based on equivalent wheel load of the aircraft. Next, out of all the parameters, the most important parameter for the एयरपोर्ट इज अ रनवे. अब इस रनवे के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं. इनमें से एक हो गया हमारे पास में जो रनवे के लिए लेंथ ऑफ रनवे. अब इस लेंथ ऑफ रनवे को हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो उसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में रनवे है, ठीक है, तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, मतलब कोई भी एक एयरक्राफ्ट होगा, दैट एयरक्राफ्ट वो उस पे दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. फर्स्ट होगा जिसको बोलेंगे लैंडिंग ऑपरेशन और सेकंड हो गया जिसको टेक ऑफ ऑपरेशन. तो इसमें जो थॉट आता है वो ये कि लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन जो है क्या दोनों सेम होने चाहिए या अपोजिट होने चाहिए. विंड डायरेक्शन भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है. आप उसको इस तरह से समझ सकते हो कि बर्ड्स के मूवमेंट को डिविएट करने वाला सिर्फ एक ही फोर्स होता है और वो है हमारे लिए, या मेजर फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फोर्स होता है विंड फोर्स, राइट. तो वहीं से हमारे लिए रनवे के लिए भी मिलता है कि रनवे के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या फिर जिसके लिए हम लोग उसके लेंथ को डिसाइड करते हैं, वो भी अपने आप में विंड फोर्स के बेसिस पे होगा. तो आप इस तरह से समझना उसको कि हम लोग रनवे लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है उतना तो हमें देना ही है, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेंथ ऑफ रनवे देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि शायद सेफ्टी फैक्टर मिलेगा, लेकिन सेम टाइम पर वहां अनइकोनॉमिकल भी बनता हुआ जाएगा. तो हमारे लिए यही एक कंसेप्ट ऐसा रह जाता है कि जब भी कभी लैंडिंग एंड टेक ऑफ की हम जब बात करेंगे तो उन दोनों में से लैंडिंग और टेक ऑफ जो दो हमारे पास में पैरामीटर्स हैं, उनको हम लोग किस तरह से जज करने वाले हैं कि वो क्या डायरेक्शन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग थ्रू आउट द ईयर वहां पर विंड पैरामीटर्स को कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद में जाके हम लोग वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं. तो पहले तो ये चेक करते हैं कि जो भी कोई डोमिनेटिंग विंड डायरेक्शन होगी, सपोज ये हमारे लिए रनवे हो गया है और इस रनवे के ऊपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ की जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों में से क्या अरेंजमेंट होना चाहिए अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन और अलोंग द विंड डायरेक्शन. तो उसका स्टेटमेंट इस तरीके से, जैसे सपोज ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है, और डोमिनेटिंग विंड डायरेक्शन हो गया ए टू बी. अब इस डायग्राम को आप ऐसे विजुलाइज कीजिए, यहां रनवे हो गया है, विंड डायरेक्शन कुछ ऐसे फ्लो होते हुए जा रहे हैं. लैंडिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं और वो इस तरह से जब मूव करते हुए जाएंगे तो एयरक्राफ्ट के लिए जो यहाँ पर जो विंग्स होंगे उन विंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा और एक ब्रेकिंग इफेक्ट है जो वहां पे जनरेट होता हुआ जाएगा. तो इससे एक लाइन ये बनती है कि जब भी कभी हम लोग एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो हमेशा अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन होना चाहिए, रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट कम होगी. दूसरा हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जब हम लोग टेक ऑफ की बात करते हैं, टेक ऑफ को समझने के लिए हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी को वहां पे वापस से डील करता है कि कोई भी बॉडी जब भी कभी जैसे बर्ड्स की बात करते हैं, जो बर्ड्स अपने आप को जब लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो विंग्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है. तो अब एयरक्राफ्ट के लिए तो पुश करना होगा नहीं, तो फिर वो एक्शन रिएक्शन को कैसे जनरेट करता है, तो एक्शन रिएक्शन को जनरेट वो करता है रन करके, मतलब वो स्पीड गेन करने के बाद उसको मूव करता जाएगा. तो आप ऐसे समझो, रनवे पर जब एयरक्राफ्ट को वो थ्रस्ट मिलेगा जिसके बाद उसका टेक ऑफ होना वहां से पॉसिबल है, तो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए. जैसे जैसे उसको स्पीड मिलती जाएगी थ्रस्ट का इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और जैसे उसको वो पर्टिकुलर स्पीड मिलेगा जिसमें उसका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट होगा फॉर द टेक ऑफ ऑपरेशन, उस स्पीड को अचीव करने के लिए जिस पाथ पर वो रन करता है दैट पाथ इज कॉल्ड एज अ रनवे. तो वो क्या करेगा कि
एयरक्राफ्ट के लिए विंग्स दो ही डायरेक्शन में होगा, या तो अपोजिट है या अलोंग है। अगर वो अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन, जैसे विंड डायरेक्शन यहां से है और ये अगर एयरक्राफ्ट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, तो विंग्स उसके स्प्रेडेड हैं और विंग्स के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो उसके चलते उसको थ्रस्ट मिलेगा और उसके बेसिस पर वो इजीली टेक ऑफ करता हुआ दिखाई देगा। सेम टाइम पे विंड डायरेक्शन है और वो अलोंग अगर ऐसे मूव करेगा तो उस समय विंड फोर्सेस किसी भी तरह का कोई एक थ्रस्ट उसको जनरेट करने में हेल्प नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। तो हमारे पास में थ्योरी रह गई, एक तो है अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन, दूसरा होगा अलोंग द विंड डायरेक्शन। अलोंग द विंड डायरेक्शन जाने के अंदर लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन। तो उससे हम लोग एक लाइन बनाते हैं कि जब भी कभी हम लोग टेक ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो हमेशा अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन होना चाहिए। अब इस लाइन को पतंग के केस में भी हम लोग देख सकते हैं, जब पतंग भी उड़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो भी हमेशा विंड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके चलते वो लिफ्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। अब इन सब सारे डिस्कशन से मैं बस एक लाइन को क्लब करते हैं, वो ये, रनवे हमेशा लोड को सर्व करने में कैपेबल होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की आती है, और वो है कि जब वो एयरक्राफ्ट के लिए जितना हम लोगों को लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट है वो तो दे दो, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेंथ ऑफ रनवे हम लोग दे देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, तो डिजाइन अनइकोनॉमिकल होते हुए दिखाई देगी। तो उससे बचने का हमारे पास में एक ही तरीका होता है कि क्यों ना हम लोग जब भी कभी हम लोग रनवे पर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करें तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, अपोजिट टू द विंड डायरेक्शन। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग उसको कैरी करते हैं। इसके बाद में विंड जो ये जो हमारे पास में रनवे है उस पे कुछ पैरामीटर्स और कैलकुलेट किया है। पहला होता है डायरेक्शन पैरामीटर। उसके बाद में आप इस तरह से समझो कि सपोज मैं कहूं कि हमारे पास में तीन साइड्स हैं, ए बी सी, तीनों पर जो ड्यूरेशन हो गया, लेट्स से इस पे है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और इस पे हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। तो बेसिकली ये तो रूल्ड आउट हो गया, इन दोनों में से जो अप्रोप्रिएट है वो ये है। लेकिन अब ये पता लगता है कि आउट ऑफ 24 आवर्स ये हमको मिलता है 3 to 4 आवर्स के लिए, और ये हमको मिलता है 18 to 20 आवर्स के लिए। तो जो अप्रोप्रिएट साइड जो हमारे पास में, जिसके लिए हम लोग एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रनवे या जो हमारे लिए साइड है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए, वो साइड रह गया फिर बी। तो हमारे पास में तीन पैरामीटर क्लब हुए, पहला था डायरेक्शन, दूसरा था ड्यूरेशन, तीसरा था इंटेंसिटी। और जब इन तीनों को क्लब करके जो डायग्राम बनाया जाता है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज अ विंडरोज डायग्राम। इस विंडरोज डायग्राम को बनाने के लिए हम लोगों को विंड पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें हम लोग ये विंड पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, वो होते हैं एज पर द गाइडलाइंस 5 ईयर्स। मिनिमम 5 है, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें विंडोज पैरामीटर्स कलेक्ट किया जाए दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में विंड पैरामीटर्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग ये कह सकते हैं कि ये विंडोज डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक बार ये वाला जो टॉपिक है मैं इसको वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ। ऑन ए वन पर्टिकुलर एयरपोर्ट रनवे, aircraft is going to perform two operation, landing operation and takeoff operation, and these two operation must be performed opposite to the wind direction. Reason for that, because if you are going to perform landing operation along the wind direction, the length of runway requirement will be more as compared to the opposite to the wind direction. Hence the designs will be uneconomical if we have considered the landing operation along the wind direction, and the same logic is applicable whenever the aircraft is going for the takeoff operation. Reason for that, at the time of the takeoff operation there will be for the uplifting process there will be requirement of the thrust, and that thrust phenomena is going to be available only when the speed of the aircraft is higher, and at the same time the wind is going to oppose the movement of the aircraft. Then only it's possible the aircraft is going to get the sufficient amount of the thrust. Same concept is we can see in a real life in the form of that kite flying process. So we can say that landing and takeoff operation must be performed opposite to the wind direction so that the length of runway requirement will be less. So the first parameter on the windrose diagram, that is considered as a direction. Next parameter is, let's say if we have selected these three sites on which we are going to perform on which we are going to construct this runway. So out of these three, by increasing if we are going to get the minimum wind speed,
then the length of runway requirement will be more. So just to provide the economical design, it is better that out of these three we should select these two values. So the second parameter might be possible as a duration, and the third intensity, and the third one is, out of these three, if we check on the basis of this intensity, duration of the wind forces, so let's say this 10 meter per second is going to be available only for 3 to 4 hours per day, and this 8 meter per second is going to be available for 18 to 20 hours per day. So out of these two, we can say that the most appropriate site for the construction of new airports will be as a B site. So the Windrose diagram is going to consider all the three parameters. First one is the direction, second one is the duration, and third one is intensity. If you are going to club all these parameters, then these parameters are going to be collected, and this will be the almost type of the diagram, and that diagram is called as a Windrose diagram. Always we have to calculate, we have to collected wind parameters, and these three wind parameters are collected on the basis of minimum 5 years. So every year these wind parameters are going to be available same. So we can say that the 5 years we can get the tentative idea the what should be the orientation of this runway, right? Runway length requirement will be more if landing and takeoff operations are performed along the wind direction. Wind parameters, direction, duration, intensity are graphically represented by a diagram called Windrose diagram. Wind parameters should be collected for a period of at least 5 years. ठीक है, इसमें इस तरह से runway length requirement will be more if landing and takeoff operations are performed along the wind direction. अगर अपोजिट में होते तो रनवे लेंथ रिक्वायरमेंट कम होती. ठीक है. सेकंड,
wind parameters, that is direction, duration, and intensity, are graphically represented by a diagram called Windrose diagram. Wind parameters should be collected for a period of at least 5 years. ठीक है, अब इसी डायग्राम में, जो विंडोज डायग्राम है, उसमें इस तरह से देखना, यहाँ पर ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दैट विंड डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम ए टू बी, that is the dominating wind direction or the prevailing winds, that is our requirement if the winds are going to be available from A to B. But let's say if you are going to project the diagram, this is the runway and A to B is a wind direction. That is our required direction. But let's say throughout the year, it is not possible that we are always going to get as A to B wind direction. So let's say if there is a wind movement in this direction, so in that condition, we are going to get as a two component. First one will be the along the wind direction, and second one will be as a perpendicular to the wind direction. And now if you are going to project that diagram in a top view, V cos theta and V sin theta. Out of these two parameters, V cos theta is a desirable parameter and V sin theta is a vertical component or crosswind component. ठीक है, आप इस तरह समझो भाई, थ्रू आउट द ईयर हम चाहते हैं कि हमेशा ए टू बी ही विंड डायरेक्शन रहे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ए टू बी ही रहेगा। तो लेट्स से कोई एक एंगल के ऊपर अगर हम लोगों को विंड डायरेक्शन अगर मिलता है, सपोज कोई एंगल पे अगर हमें विंड डायरेक्शन मिलता है, तो उस केस के अंदर वी कॉस, जब अगर इसको टॉप व्यू में देखोगे तो उसके दो कंपोनेंट बन गए, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। जब ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई देंगे, तो दोनों कंपोनेंट के लिए उसमें से वी कॉस थीटा डिजायरेबल हो जाएगा। रीजन उसको आप इस तरीके से समझो कि वी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा विंड वी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड होगा, उतने ही ज्यादा लेंथ ऑफ रनवे की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन सेम टाइम पर अगर वी साइन थीटा है, जिसको क्रॉस विंड कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। कैसे होगा उस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में रनवे है, ठीक है, और ये इस तरह से परपेंडिकुलर एक फोर्स है जो मिलेगा, तो लैंडिंग ऑपरेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, डोमिनेटिंग विंड डायरेक्शन यहां से है, तो सो एट द टाइम ऑफ द लैंडिंग इफ टोटल बॉडी इज गोइंग टू टच द इन ग्राउंड सरफेस, रियर व्हील्स हैं वो साइमल्टेनियसली अगर टच करेंगे, तो उस समय कोई भी फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो उसके चलते हो सकता है बैलेंस ना बने, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो दोनों में से कोई एक व्हील भी ग्राउंड सरफेस को पहले टच कर सकता है, और एक सरफेस को अगर पहले टच कर लिया तो उसके चलते मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स उसी से जाएगा और पूरा बॉडी टिल्ट होने के चलते एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लैंडिंग के टाइम पे वहां पर वी साइन थीटा का कंपोनेंट कम हो। दूसरा ये कि जब टेक ऑफ करना होगा तो सेम स्टेटमेंट वैलिड हो गया कि उस समय भी एयरक्राफ्ट अपनी फुल एनर्जी के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक ऑफ करता जाएगा। लेकिन अगर उस समय एयरक्राफ्ट के लिए कुछ हद तक स्पीड अगर ऐसा हो गया कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ के लिए जा रहा है और उस समय ये वी साइन थीटा के कंपोनेंट अगर हायर होगा, तो अगेन चांसेस है वो अपने स्ट्रेट अलाइनमेंट को डिविएट हो जाए और वहां पर एक्सीडेंट होता हुआ हमें दिखाई दे। तो हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि सेफ लैंडिंग एंड सेफ टेक ऑफ ऑपरेशंस को अगर परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली दिस वी साइन थीटा कंपोनेंट शुड बी लेस। ठीक है, तो अब आप इनको इस तरीके से समझो कि एट द टाइम ऑफ द लैंडिंग both the rear wheels should touch the ground surface simultaneously, and if there is a higher value of this v sin theta, then it might be possible out of these two one wheel will may touch the ground surface earlier as compared to other one, then the total force of the aircraft must transmit through that particular wheel only. Speed of the aircraft is higher and the force value is going to be transmitted by that wheel only, so it might be possible there will be chances of the accident. So to avoid that condition,
it should be the condition that v sin theta value must be less, and the same statement is going to be applicable whenever the aircraft is going to move for the takeoff operation. Again, at that time also the v sin theta component should be less, then only it can be said that the landing operation and takeoff operations can be performed easily or safe operations can be performed easily. अब इसमें ही एक कंडीशन ये रह गई, इसमें गाइडलाइंस है, तो आप उसको समझने के लिए इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे सपोज हम लोग ये कहें कि यहाँ से अगर जैसे सपोज ये है इसका मूवमेंट, मुझे यहाँ से मूवमेंट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मूवमेंट करता हुआ जा रहा हूँ और यहाँ से अगर पानी इस तरह से बहता हुआ जाए, ठीक है, पानी की इंटेंसिटी कम है या उसकी हाइट कम है तो मैं शायद इजीली वॉक कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसके लिए हम लोग ये कहें कि पानी की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो हो सकता है शायद मैं उसके साथ बहता हुआ चला जाऊंगा। तो मेरे लिए जितनी भी लिमिट होगी, मेरे कंपैरिजन में कोई अगर बिगर पर्सन वहां पर आ जाता है, ठीक है, जिस पानी पर मैं बहता हुआ जा चुका था उसी जगह पर अगर कोई मेरी जगह जिसका वेट अगर ज्यादा है वो पर्सन अगर आएगा तो वो अब वहां से जिस पानी में मैं बहता हुआ जा रहा था उसमें अब उसके बहने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहां से एक लाइन ही बस ये इतनी सी बन जाएगी कि जितना ज्यादा वेट ऑफ द बॉडी है उतने ही ज्यादा हायर उसके बाद में उतना ही इजीली मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। रीजन ये ताकि उसका इनर्शिया उसको वहां पर इजीली डिविएट होने में डिविएट नहीं होने देगा। अब इस लाइन को आप ऐसे समझना, एयरक्राफ्ट है ऐसे लैंडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब उस केस के अंदर वी साइन थीटा का कंपोनेंट अगर होगा, वी साइन थीटा का कंपोनेंट की वैल्यू हम लोग कहें स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए जो दिया गया है, जो मैक्सिमम परमिसिबल है दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि भाई 15 से अगर ज्यादा हो गया तो स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए वो अब मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा लाइन इस तरह समझो कि अगर हम लोग कहें कि बिगर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट है तो उनका वेट ज्यादा होगा, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है फॉर स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली फॉर द बिगर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट द लिमिट of this crosswind component will be much higher as compared to the 15 km per hour and that value is 25 km per hour। तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि ये दो वैल्यूज हैं, स्मॉलर साइज के लिए, स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए एंड बिगर साइज के एयरक्राफ्ट के लिए। इसमें एक लाइन ये भी रहती है कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि दो साइट है हमारे पास में ए और बी, और इन दोनों पे ही हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग एयरक्राफ्ट के लिए मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। अब दोनों में से कौन सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो उसको जज कैसे करेंगे। लेट्स से टोटल ऑपरेशंस है हमारे पास में 10,000, 5,000 लैंडिंग, 5,000 टेक ऑफ के लिए। यहाँ पर विंड की जो स्पीड है, क्रॉस विंड का जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये कह सकते हैं 100 ऑपरेशंस ऐसे थे जिसके अंदर ये क्रॉस विंड अपनी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड कर रहा है और दूसरी साइड में वो 1000 है। तो हुआ क्या कि यहां पर जब देखेंगे तो यहाँ पे 9900 या 9900 ऑपरेशन सेफ पॉसिबल है, और जब यहां देखेंगे तो 9000 ऑपरेशन सेफ पॉसिबल है। तो उससे एक लाइन यहाँ पे बस इतनी सी बनती है कि जब हमारे पास में दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक में 9900 है और दूसरे में 9000 है, तो दोनों में से जो हमारे पास में मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें परसेंटेज अगर जब चेक करेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज यहां पर हमें मिलेगा 99% और यहां मिलेगा 90%। तो दोनों में से जो हमारे लिए सेफेस्ट है रनवे वो बनेगा ए, और उसे ही हम लोग जो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उसी को हम लोग नाम बोलते हैं विंड कवरेज। तो विंड कवरेज इज द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इन ए ईयर द क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स विद इन द परमिसिबल लिमिट। यहां का टॉपिक मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। For the smaller size of the aircraft, the maximum permissible limit for the crosswind component is 15 km per hour, and for the bigger size of the aircraft, that value is 25 km per hour. We can understand this concept in this manner by increasing the weight of the body, or that in that condition, it might be possible there will not be any type of the deviation from the original path of the aircraft's movement. So that's why we can increase the limiting value, and at the same time, इसको पानी की तरह से इस तरह से देख सकते हैं, if there is a river flow in this direction and if the less weighted body is going to move in a forward direction, then it might be possible that body will again going to float with the flow of that water, and if the weight of the body is going to be increased, then again it might be possible, it is not possible that the body for the to flow with the water it can easily cross the river. So the same logic is going to be applicable for this normal component or the crosswind component.
And at the same time, if there is a choice of two sides, out of these two, one single side should be selected for the aircraft's landing and takeoff operations. So in that condition, the more number of operations, yeah, more number of operations in which we can say that the crosswind component remains within the permissible limit, that particular side should be selected for the landing and takeoff operations. The normal component is called as crosswind component, and it may interrupt safe landing, takeoff of the aircraft. For smaller size of aircrafts, maximum permissible limit is 15 km per hour, and for bigger size of aircrafts, maximum permissible limit is 25 km per hour. The percentage of time during which in a year crosswind component remains within the permissible limit is called as wind coverage. ठीक है? The normal component of the wind is called as a crosswind component, and it may interrupt safe landing and takeoff of the aircrafts. For smaller size of the aircrafts, the maximum permissible limit is 15 km per hour, and for bigger size of the aircrafts, maximum permissible limit is 25 km per hour. The percentage of time during which in a year the crosswind component remains within the permissible limit is called as a wind coverage.